दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे जो यूट्यूब चैनल में। और आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वो है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन 2024। जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 16 फरवरी 2025 को। तो आज का अपन देखते हैं पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न आपका वो इस प्रकार से है, कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। बिल्कुल सही है। जो पुरुष साक्षरता दर थी वो झुंझुनू जिले में ही थी। ये थी 86.9%, यानी कि 86.9%। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, ये बिल्कुल गलत। ये जयपुर में नहीं थी, ये कहाँ पर थी? कोटा में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही, ये बिल्कुल सही है। सबसे कम कहाँ पर थी? यहाँ पर थी, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर थी आपकी? प्रतापगढ़ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला का आंसर होगा केवल बी। राजस्थान में ओरण क्या है? राजस्थान में ओरण क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, राजस्थान में ओरण कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन को। इसका आंसर होगा तीसरा, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन को ओरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? जो 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा जयपुर, राजसमंद, अजमेर। जयपुर, राजसमंद, अजमेर। तो इसका आंसर होगा ए सी डी, बिल्कुल सही आंसर। बात करते अपन क्वेश्चन नंबर 4। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पाद किसमें है? सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में किसकी है? तो ये किस्म किसकी है? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। तो इसका आंसर होगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सीधा है, सुमेलित करना है। पर्यटन स्थल और जगह। लोहागढ़ कहाँ पर है? जो लोहागढ़ है वो आपका भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। स्वर्णकोटी, जो स्वर्णकोटी आपकी वो है टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। ये भी बिल्कुल सही है। दिलवाड़ा जानते हो आप? जो दिलवाड़ा है माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। और केला देवी करौली में फेमस है। तो इसका आंसर होगा पांचवा का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिलों में स्थित सुमेलित नहीं है? यानी कि इसने सीमेंट उद्योग दे रखा है और जगह दे रखी है, तो कौन सा कहाँ पर स्थित नहीं है? तो बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर बिल्कुल सही है। मंगलम सीमेंट बिल्कुल सही है, कोटा। राजश्री सीमेंट उदयपुर, ये गलत है। राजश्री सीमेंट जो है ये आपके कोटा में है। ACC सीमेंट ये बूंदी में है। तो इसका जो आंसर होगा तीसरा। क्या होगा? तीसरा। जो राजश्री सीमेंट कारखाना है ये कोटा में है और सबसे छोटा सीमेंट उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात वाले जिले कौन सा है? कि जनगणना 2011 के अनुसार के कौन से जिले में है ना राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंग अनुपात? जो राजस्थान का लिंग अनुपात है वो 928 है और बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं वो 888 है। कितना है बाल लिंग अनुपात? 888। और वो कितना है? 928। तो इसने पूछा बाल लिंग अनुपात। जो बाल लिंग अनुपात है वो शहरी सबसे ज़्यादा कहाँ है और ग्रामीण सबसे कम कहाँ पर है? शहरी, ये आपको बताना है। अधिकतम व न्यूनतम शहरी बताना ओनली आपको। तो इसका आंसर होगा सातवें का होगा बिल्कुल टोंक, जैसलमेर, नागौर, धौलपुर, बीकानेर, धौलपुर, नागौर, बीकानेर। तो आपका आंसर होगा नागौर और धौलपुर। यानी कि शहरी की बात कर रहे हैं कि शहरी लिंग अनुपात। तो
अधिकतम कहाँ पर है, नागौर में है, और न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में है। और राजस्थान का लिंग अनुपात की बात करते हैं तो ये भी धौलपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खंबाती खाड़ी में विसर्जित करती है? कौन सी नदियाँ अपना जल खंबाती खाड़ी में विसर्जित करती है? तो इसका आंसर होगा साबरमती और माही। साबरमती और माही। तो ए और सी, इसका आंसर होगा दूसरा। जो साबरमती और माही नदी है ये अपना जल खंबाती खाड़ी में विसर्जित करती है। ये दोनों नदियाँ उदयपुर जिले से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8, बिलाली तथा बरवाड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, बिलाली तथा बरवाड़ा है उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियाँ, दक्षिणी अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। तो इसका आंसर होगा उत्तरी अरावली की चोटियाँ। जो बरवाड़ा है यह पड़ता है आपके सवाई माधोपुर जिले में, और बिलाली पड़ता है टोंक में। तो नोवा का जो आंसर होगा वो होगा 4। कौन सा होगा? 4। बिलाली कहाँ पड़ता है? टोंक में। और बरवाड़ा कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में, जिसे कहा जाता है चौथ का बड़वाड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, तो एक तरफ पशुधन है और एक तरफ नस्ल है, तो कौन से नस्ल किसकी है? जो भेड़ है ये भेड़ किसकी है? भेड़ सोनाड़ी। भेड़ सोनाड़ी। बकरी आप जानते हो बरबरी। ऊँट बीकानेर ऊँट प्रसिद्ध है। गोवंश गिर। जो 10 है, 10वें का जो आंसर होगा आपका 2, यानी कि पहले में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में पहला। तो इसका आंसर होगा दूसरा। भेड़ किसकी है? भेड़ है सोनाड़ी, गोवंश गिर, ऊँट बीकानेरी, बकरी बरबरी। क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत बागों के प्रगना को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर दावा बोलने की योजना बनाई। बिल्कुल सही है। टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर दावा बोलने की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। तो मुगल चौकी मांडल नहीं थी, ये थी वल्लभनगर। कौन सी थी? वल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है, तो वो थी। तो इसका आंसर होगा, जो सही कथन है वो है ए। टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर दावा बोलने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 12, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन है? जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है कीर्तिपाल। सिंपल सा क्वेश्चन था, यह आप सभी को आता होगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14, लाल दासी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है। वे अपने आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, यानी कि दोनों कथन ये बिल्कुल सत्य है। लाल दासी संतों के लिए भिक्षावर्ती क्या है समझी जाती है, और वे अपने आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। दोनों प्रत्यक सही है और रे ए का सही स्पष्टीकरण है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगो को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा था? अभी मुद्दा चल रहा है, लेटेस्ट मुद्दा है, तो प्रश्न भी देखते हैं। खानवा युद्ध से पूर्व, यानी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 17 मार्च 1527 में, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगो को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा था? तो रायसेन के सिलदी तंवर, रायसेन के सिलदी तंवर। और कहा जाता है इसी ने विश्वासघात किया था। तो इसका आंसर यही है, जो बाबर था, बाबर ने ही सिलदी तंवर को भेजा था कि राणा सांगा अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन राणा सांगा ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और आपको पता है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा पहला, सिलहदी तंवर। इसके माध्यम से प्रस्ताव भेजा था बाबर ने, किसको? राणा सांगा को। क्वेश्चन नंबर 16,
खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बावगढ़ बंदिया, तीसरा बावगढ़ बंदिया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई? तो जो पैसा दिया गया था अमरचंद भाटिया, इनको राजस्थान 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, अमरचंद भाटिया। क्वेश्चन नंबर 18, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो गानराव है, रिया है, बिनई है, बनेड़ा नहीं है। तो आंसर होगा बनेड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? जो फल्गुबाई है, फल्गुबाई का संबंध है चिड़ी नृत्य से। इसका आंसर बिल्कुल आपका सही है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? जो चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर सूर्य मंदिर था? कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, समदेश्वर मंदिर। तो कालिका माता मंदिर। पद्मनी महल है, ये उसके पास बना हुआ है। जो कालिका माता मंदिर है, ये मूलतः पहले क्या था? एक सूर्य मंदिर था। तो 20वें का आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 21, सवाई जय सिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? चित्रकारों के लिए जो कारखाने बनाए वो क्या कहलाते थे? ख्याल खाना, मोदी खाना, तोश खाना, सूरत खाना। तो इसका आंसर होगा सूरत खाना। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गीत गाते हैं? ये आप सभी को पता है, तेजाजी महाराज। किसकी? तेजाजी महाराज। यानी कि जब किसान खेत को जोतते हैं तो गीत गाए जाते हैं तेजाजी महाराज के। क्वेश्चन नंबर 23, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कम नोट्स में मिलता है। जो कीचक का महल है वो है बेराट सभ्यता में। कहाँ पर है? बेराट सभ्यता में। डायरेक्ट प्रश्न आया है, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट का महल। क्वेश्चन नंबर 24, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? राजस्थान सेवा संघ, सदविद्या प्रचारणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इसका आंसर होगा तीसरा, राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919। कब? 1919, 1918-1919 पुनः। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक बतानी है और यह पुस्तक किसकी है और किसकी नहीं है, आपको यह बताना है। तो अवतार चरित पुस्तक, जो अवतार चरित पुस्तक है यह है नरहरि दास की। किसकी है? नरहरि दास की। रामगुण, जो रामगुण सागर है यह है प्रताप कुंवरी की। किसकी है? प्रताप कुंवरी की। विनय मल्लिका, मल्लिका लग रहा महिला दिख रही है आपको, जो विनय मल्लिका है यह है दयाबाई की। किसकी है? ये दयाबाई की। और चौथा है अनबेवाणी, अनबेवाणी किसकी है? नरहरिदास की। किसकी है? रामचरण जी की। ये किसकी है? रामचरण जी की। तो 25 का जो आंसर होगा वो है तीसरा। अवतार चरित किसकी है? अवतार चरित है नरहरिदास की। रामगुण सागर किसकी है? प्रताप कुंवरी की। विनय मल्लिका किसकी है? दयाबाई की। और अनबेवाणी किसकी है? यह है रामचरण जी की। क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और बील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल से प्रारंभ हुई थी? तो जो एक तरफ जो बील है वो कह सकते हैं वो महाराणा पुंजा है ना, राणा पुंजा की है वो। तो महाराणा प्रताप के समय राणा पुंजा ने युद्ध किया था और जो
हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जो अंतिम पंक्ति में थे वो थे महाराणा पुंजा, महाराणा प्रताप, इनके काल में प्रारंभ हुआ था। एक के आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? एक के आंदोलन, राज्य व जागीरदारों द्वारा बिलों के किसी भी प्रकार का शोषण का विरोध करना। बिल्कुल, राज्य या जागीरदारों के द्वारा बिलों का किसी प्रकार का शोषण किया जाएगा तो एक के आंदोलन में उसका विरोध किया जाता था। राज्य व जागीर की कचहरियों, न्यायालयों का बहिष्कार, जबरदस्ती उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाते तो इसका भी बहिष्कार किया। बिल व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, बिल्कुल उनका सामाजिक उत्थान भी करना था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सारे सही है। 4 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 28, महाराज धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? गोविंद देव जी का मंदिर है, तो गोविंद देव जी जो वास्तुकार होंगे गोविंद दास। कौन था? गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 29, अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दिया जाता है हरिनारायण शर्मा। किसको दिया जाता है? हरिनारायण शर्मा। जो अलवर प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, या इनका अहम योगदान था, तो है हरिनारायण शर्मा। तीसरा, हरिनारायण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? बिल्कुल सही है, वीपी मेनन और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और इसकी स्थापना की गई थी रियासती विभाग की जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वशासी इकाई है, इसके पास अपना अन्वेषण दल है। तो 31 का आंसर होगा 1 पे दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। ये एक स्वशासी इकाई है और इसका खुद का अपना अन्वेषण दल है। 1 पे दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 32, जो राज्यपाल दिए गए हैं इनको व्यवस्थित करना है। कि सबसे पहले कौन राज्यपाल बना, फिर कौन बना, तो देखते इसमें ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, बसंतराव पाटिल। तो सबसे पहले क्या आएगा? रघुकुल तिलक, यानी कि 3-3, यानी कि पहला तीसरा तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा और चौथा। तो सबसे बाद वाला देख लो, और जो सबसे बाद वाला है आपको नजर आ रहा है बसंतराव पाटिल, ये सबसे लास्ट के क्या थे? राज्यपाल थे। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। सबसे पहले कौन? रघुकुल तिलक, फिर कौन? सुखदेव प्रसाद, फिर ओपी मेहरा और बसंतराव पाटिल। रघुकुल तिलक वही है जो भारत में आपातकाल लगा था 1975 में, और राजस्थान में दूसरा जो ये लगा था आपातकाल, उस समय जो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक ही थे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर थे? तो इसका आंसर है बिल्कुल प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? कि बिना मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल की सहायता के बिना वो सत्र को आहूत नहीं कर सकता है। तो ये दिया गया था नवाब रेबियावाद 2016। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है? तो 31 जुलाई 2024 को वो राजस्थान के राज्यपाल बने, ये राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। तीसरा, 25 का आंसर होगा तीसरा, 31 जुलाई 2024। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान
के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा? जो आरपीएससी है ये 323, इसका आंसर होगा 323। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी है? देखिए पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 167 में है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव जो सीएस रह चुके हैं राजस्थान के, पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा राजीव महर्षि। कौन होंगे? राजीव महर्षि। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। तो राजीव महर्षि। कौन थे? राजीव महर्षि। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 13। तो इसका आंसर होगा 15। कितनी है? 15। जो जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 15। कितने हो सकते हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 41, 3 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया था 3 दिसंबर 2024 को दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार। 2 जिले थे, सलूम्बर और डूंगरपुर। नया जिला बना है सलूम्बर। वैसे लग रहा है नई चीज़ आती है तो प्रश्न बनने के पूरे चांस होते हैं, तो कभी मारते हैं तो नई चीज़ देख कर मार दिया करो। सलूम्बर और डूंगरपुर। मीणा साहब अभी वहाँ के कलेक्टर है, अवधेश मीणा। क्वेश्चन नंबर 42, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य के असाधारण सेवा के लिए दीपचंद साहित्य पुरस्कार दिया गया है? दीपचंद साहित्य पुरस्कार तो यह दिया गया है डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल। किसको दिया गया है? डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल को। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 5 लाख तक पुनर्भरण सहित है। गलत, ये पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह किया गया था भीम राजसमंद में। जो 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? भीम राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही सितंबर 2024 के में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ज़्यादातर ये अवनी लेख रखा भी ये ज़्यादातर 10 मीटर एयर पिस्टल में। क्वेश्चन नंबर 46, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था जोधपुर में। क्या? मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024। क्वेश्चन नंबर 47, पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैरा शूटिंग, उन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक्स में 50 मीटर एयर राइफल्स
SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। गलत। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया। बिल्कुल सही है। तो बी और सी, इसका आंसर होगा 47 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेश है तो 4,406 करोड़ रुपए। कितना? 4,406 करोड़ रुपए। 48 में 4। क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो किए गए थे UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात। पहला कि जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश के लिए राजस्थान सरकार और UAE के मध्य क्या हुआ था? यह हुआ था MOU 22 अक्टूबर 2024 को। क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान के किस शहर को कांडे नेस्ट ट्रेवल के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है? राजस्थान के किस शहर को कांडे नेस्ट ट्रेवल के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है? उदयपुर, जिलों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के उत्तर में अवस्थित है? यानी कि भूटान को सिक्किम के उत्तर में अवस्थित है। तो आप जानते हो जेलेपा। कौन सा है? जेलेपला। क्वेश्चन नंबर 52। प्रचंड जंजा किन पवनों के साथ संबंधित है? पछुआ पवने। पछुआ। प्रचंड जंजा किन पवनों के साथ संबंधित है? वो है पछुआ पवने। 53। 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट की किस शहर ने मेजबानी की? हांगकांग। किसने की है? हांगकांग ने। 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट की किस शहर ने मेजबानी की थी? वो है हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून का मध्य संबंध स्थापित किया है? पी कोटेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 55। ये सेकंड ग्रेड के लिए शानदार प्रश्न है और रेट मेंस के लिए भी एक अच्छा प्रश्न है कि महाद्वीप और सर्वोच्च शिखर आपको बताना है। जो सबसे अच्छा दिख रहा है आपको वो पहले देख लो। किलिमंजारो आप सभी जानते हो किलिमंजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। तो डी में 2, तो पता लग रहा है डी में 2। वैसे आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर होगा पहला। जब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। माउंट जिसको यह कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। माउंट मैकिनले कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रुस कहाँ पड़ता है? यूरोप में। और किलिमंजारो आप जानते हो अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य में स्थित सम्मिलित नहीं है? नरोरा, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। जो नरोरा है उत्तर प्रदेश में। केगा, आंध्र प्रदेश। केगा आंध्र प्रदेश में नहीं है, केगा कर्नाटक में है। कैसे कर्नाटक, कैसे केगा? जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है केगा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कलपक्कम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। काकरापार ये भी गुजरात में, बिल्कुल सही है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? केगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 57।
इब तथा वर्णा क्रमश सहायक नदियां है। इब और वर्णा किसकी है? यह महानदी तथा कृष्णा की है। किसकी है? महानदी तथा कृष्णा की। इब तो महानदी की और कृष्णा जो वर्णा है वो कृष्णा नदी की है। 57 का आंसर होगा 3। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः था। महिला कितनी है प्रवासी और पुरुष कितने हैं? तो पुरुष तो है, वो राजस्थान की जनसंख्या वाली बात आ गई है, महिला पुरुष वाली। तो पुरुष का है 51.9 और महिला है 38.1। ऐसे राजस्थान में महिला पुरुष की जनसंख्या का आंकड़ा है 51 और 48। क्वेश्चन नंबर 59 शोला है। शोला क्या है? तो शोला सिंपल सा है, नीलगिरी के शीतोष्ण वन। जो शोला क्या है? जो नीलगिरी है, नीलगिरी पर्वत है, इसका शीतोष्ण वन है। तो 4 शोला का है नीलगिरी का शीतोष्ण वन। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लवणता है? कौन सा सागर में सर्वाधिक लवणता होती है? बाल्टिक सागर, अंडमान सागर, काला सागर। तो काला, अंडमान, बाल्टिक नहीं होगा, लाल सागर। सर्वाधिक लवणता किसमें होती है? लाल सागर में। तीसरा क्वेश्चन नंबर 61 वित्तीय वर्ष 2022 से 2028 के बीच निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं है? भाई साहब, आपको पता होगा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो पीएम मित्र पार्क बन नहीं सकता, अब हो सकता बन जाए। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क नहीं था, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 62 ये प्रश्न लगातार चल रहा है, एग्जाम में आ रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2022-23 में विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और जिले की बात करते हैं राजस्थान में, झालावाड़, जिंदगी की झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से आईटी बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार, ये जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ रहे हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है। 63 को अपन छोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 4th ग्रेड के अकॉर्डिंग, पुलिस के अकॉर्डिंग और पटवारी, ग्राम सेवक, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, रिपोर्ट होने लायक क्वेश्चन, हम उनको करेंगे। और आप अगर चाहो तो 63 का आंसर होगा दूसरा, ACD। इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया है? नगरनार तो क्या है? बस्तर में। कहाँ किया है? बस्तर में। नगरनार इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बस्तर में। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के विदेशी व्यापार का संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6% से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई है। व्यापारिक वस्तु आयातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 34 से बदलकर 2020 में 9 हो गई है, 14 से 9 पर आ गया है। वर्ष 2022 में भारत का सेवा निर्यात में 8वां व सेवा आयात में 7वां स्थान रहा है। जो 65 का आंसर होगा ए व बी सही है, यानी कि तीसरा। यानी कि जो भारत की हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है। 2020 में 1.6 थी, 22 में कितनी होगी? 1.8, यानी कि 2 पॉइंट बढ़ चुकी है और रैंक भी सुधर गई है। 2020 में जहाँ पर 14वीं रैंक थी, वहाँ पर कौन सी हो गई है? 9वीं। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण की प्रगति से लोग अपने मूल पहचान, भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? बिल्कुल सही कहा था, यह कहा था जॉन नाइविस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 67
कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? जो कमांडर इन चीफ की नियुक्ति का जो उल्लेख किया गया है 1935 का अधिनियम था धारा 4। क्वेश्चन नंबर 68, तमिलनाडु के राजनीतिक दल डीएमके को किस वर्ष विभाजित कर एआईएडीएमके बनाया गया? 1972। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में भारत में निम्न में से कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया गया? बस सेना की अपने को जरूरत कब पड़ी हुई, जब अपनी खुद की सेना नहीं बनी थी, शुरू का टाइम था। 1962 में अपने पास सेना थी, 67 में थी, 70 में थी, तो भारत देश जब आज़ाद हुआ था तब। तो प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया गया था 1950 में। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70, शब्दावली देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51। इसमें आपके मूल कर्तव्य है। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। तो चौथा नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो यही है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। तो 51 के ग इसमें यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण होने पर, साबित कदाचार, साबित अक्षमता, भ्रष्ट आचरण। यानी कि भ्रष्ट आचरण तब होगा जब संविधान का अतिक्रमण करेगा। तो 71 में होगा संविधान का अतिक्रमण। अगर संविधान का अतिक्रमण होता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित में से किस दिनांक से लागू किए गए? यानी कि जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार में जो नागरिकता संबंधी जो आपके मूल अधिकार थे वो जिससे भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, उस दिन से लागू हो गए थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, पूरा संविधान। लेकिन जो कुछ मौलिक अधिकार थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की प्रभुत्ता अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतस्थापित किया गया है? तो जो आंसर किया थी उसमें भी दिया गया था 16 संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 74, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 74। अगर मूल कर्तव्य आता है यहाँ पर भारत के प्रभुत्ता में अखंडता, तो इसका ऑप्शन चेंज हो जाता है BLS संविधान संशोधन 1976। लेकिन यहाँ पर बात की है, ये इंपॉर्टेंट देने वाली बात है, अनुच्छेद 19(2), तो ये 16 संविधान संशोधन में ही किया गया था। बिल्कुल सही आंसर इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 352, 74। 352 तो वैसे काट दो, आपको सामने बचा 74। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार है ना, प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, और 74 में उसका मंत्रिमंडल है, और 78 में क्या है कि उसका कर्तव्य, किसके? PM के, प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में? 78 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? 1919 में अकाल राहत कौन सा नहीं था? अकाल राहत। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी?
संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है वो इसका आंसर होगा। इतने सारे का मौलिक अधिकार आ गया, अल्पसंख्यक आ गया, जनजाति आ गया और बहिष्कृत क्षेत्र आ गया। तो सबसे बड़ी समिति यही थी। क्वेश्चन नंबर 77। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या कितनी थी? 3 थी और आज भी 3 है। क्वेश्चन नंबर 78। लोकसभा निर्वाचन 2024 का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम जीती गई सीटों की संख्या युग में सम्मिलित नहीं है? तेलुगु देशम 16 जीती थी, जनता दल 12 जीती थी, शिवसेना उद्धव बाला साहब इसने 10 नहीं, इसने कितनी जीती थी? 20। कितनी जीती थी इसने? 20। द्रविड़ मुन्नत कणगम 22। बिल्कुल सही है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? शिवसेना उद्धव बाला साहब वाली, इसने 10 ने, इसने 20 जीती थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है? भू आर्थिक क्षेत्रों का उदय बिल्कुल है। राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता का शरण बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका में गिरावट, ये गलत है, गिरावट नहीं है, एनजीओ भी भूमिका निभा रहे हैं। अभिशासन का विकेंद्रीय प्रदेशीकरण, ये भी सही है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पंचशील की संयुक्त घोषणा भारत ने किस देश के साथ की थी? 1955, दलाई लामा, हिंदी चीनी बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 81 और 81 से आपको चालू होगी साइकोलॉजी। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? युक्तिकरण। कौन सा है? युक्तिकरण। 81। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? प्रिंटर पैटर्सन स्केल नहीं है। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये सही है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक तो है लेकिन कौन सी? अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 83। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है सतत पुनर्बलन अनुसूची। क्या कहा जाता है? सतत, यानी कि बीच बीच में, ऐसे नहीं कि हैंड टू हैंड देते रहो। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर आपने पढ़ा होगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, जैसे क्रिया करेगा उसके बाद पुनर्बलन दिया जाएगा, उससे कहा जाता है सतत, यानी कि सतत निरंतर पुनर्बलन देना। क्वेश्चन नंबर 84। आइजेन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता अभाव होता है, वो कहलाता है? वो कहलाता है आपका स्नायु विकृत व्यक्तित्व। उसका व्यवहार ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 85। स्वयंगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को समझता है, उनकी पर्याप्त पहचान करता है, कहलाता है? संबोधों को संचालित करना, प्रानुभूति, सहभागिता एवं सहयोग, आत्म अभिप्रेरण। तो आत्म खुद का होता है, सहभागिता दोनों की ओर से होता है, लेकिन बात करते हैं दूसरों को समझना तो पर दूसरों को प्रानुभूति। क्वेश्चन नंबर 86। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी है। प्रक्षेपण तकनीक, टीएटी क्या है? प्रक्षेपण तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक। क्वेश्चन नंबर 87। जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है, उसे कमजोर करता है, तो इसे कहा जाता है, यानी कि आपको अभी का जो ज्ञान है और आने वाले ज्ञान में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो प्लस पॉइंट थोड़ी है, वो तो माइनस है, तो इससे कहेंगे अपन ऋणात्मक अनंतरण। क्वेश्चन नंबर 88।
एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है? ये कब आती है? परिश्रम बनाम हीनता में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, पहल बनाम गलानी, परिश्रम बनाम हीनता, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास अविश्वास, पहल बनाम गलानी। तो जो ऐसी अवस्था होती है जिसमें लज्जा से पहले और बाद में आती है, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम गलानी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण है? कौन सा है? शक्ति, उपलब्धि, अनुमोदन, भूख। भूख प्राथमिक अभिप्रेरक कौन सा है? भूख। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कटने वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि यानी कि टैलेंटेड अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिन वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसका आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सके, बिल्कुल सही है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है उसे कहा जाता है समायोजन करना। क्या करता है? समायोजन। क्वेश्चन नंबर 92, अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एवं सहजकर्ता का रूप कार्य करता है कहलाता है ए प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 93, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास को कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कानून व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है। रूढ़िगत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, पूर्ण नैतिक स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर। इसका आंसर होगा रूढ़िगत स्तर। क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति एवं विस्मृति, संप्रत्यय, निर्माणता, समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं? सीखने संबंधी परिस्थितियाँ, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, ये सब किसके भाग है? सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पील। किसके द्वारा की गई है? पील के द्वारा। पील ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 96, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? बुद्धि का एक प्रकार है। भाषाई बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि ये एक प्रकार की क्या है? एक ही प्रकार है इसका, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जाती है प्रतिभाशाली बालक के लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालक के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिवृद्धि के अर्थ के संबंध में सही नहीं है? अभिवृद्धि सदैव सकारात्मक होती है, गलत, सदैव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 99, मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? ये मापता है अभिक्षमता। क्या मापता है? अभिक्षमता। मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 100, व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा कर सकता है? व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों के विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा कर सकता है?
बुद्धि परीक्षण के द्वारा, संचित अभिलेख पत्र के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, तीनों से। तो दोस्तों आज का जो पेपर था ये हमने सोल्व किया। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन तो जीके के थे और 20 क्वेश्चन जो थे वो मनोविज्ञान के थे। तो लगातार मैं कोशिश करूँगा डेली एक पेपर आपके सामने प्रेजेंट करूँ और आप लोग पुराने पेपर के साथ साथ इन पेपर को भी सॉल्व करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।